चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश: हेडफोन का यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले इस वीडियो को जिन ज़रूरतमंदों को आवश्यकता है, जिन बालकों के लिए ज़रूरी है, तो उन तक भिजवाने के लिए कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 1986 पर। तो प्रश्न आ सकते हैं जैसे नई शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न बीएड के पेपर में कई बार आ चुका है। तो हमें तो एक एक बात, हर लाइन को बड़े ध्यान से सुनना है और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सभी। नई शिक्षा नीति 1986, न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो इसमें बताया गया है कि जनवरी 1985 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने घोषणा की कि देश के लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार ने अगस्त 1985 में एक दस्तावेज शिक्षा की चुनौती, नई शिक्षा संबंधी नई नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य जारी किया और इस दस्तावेज को जारी करने का उद्देश्य शिक्षा नीति के संबंध में देशव्यापी विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि नई शिक्षा नीति के लिए पर्याप्त आधार तैयार हो सके। समाज के विभिन्न वर्ग अपने विचारों, मांगों तथा आवश्यकताओं को नई शिक्षा नीति के निर्माण को के सम्मुख रख सकें। आशा के अनुरूप इस दस्तावेज पर संपूर्ण भारत में पर्याप्त विचार विमर्श हुआ और विभिन्न वर्गों, जिसमें बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कुछ ने इस दस्तावेज में प्रस्तावित नीति का स्वागत किया और कुछ ने आपत्तियां उठाई। मई सन 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार करके जारी कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किया। कुल 12 खंडों में विभाजित शिक्षा नीति 1986 को 157 बिंदुओं के अंतर्गत लिपिबद्ध किया गया है। विभिन्न खंडों के मुख्य मुख्य बिंदुओं को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से सुनेंगे। खंड 1, प्रस्तावना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यापक प्रभाव के फलस्वरूप 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई। प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों के लिए उपलब्ध है और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, परंतु उस नीति के अधिकांश सुझाव आज भी कार्य रूप में परिणत नहीं हो सके हैं। देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, परंपरागत मूल्यों में ह्रास हुआ है, लोकतंत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अड़चनें आ रही हैं। खंड 2, शिक्षा का सार तथा भूमिका। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सभी के लिए है। हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक एवं आध्यात्मिक का यह आधार है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत और संवेदनशील बनाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार से शिक्षा संविधान में स्वीकृत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षा मानव शक्ति को विकसित करती है। खंड 3, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से अभिप्राय यह है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति, मत, लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को प्राय विभाजित करने के लिए 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा वाली प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के प्रयास किए गए, जिसके अनुगमन 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा करेगी।
10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम मानक निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। खंड 4, समानता के लिए शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति असमानता को दूर करने सहित शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष ध्यान देगी। महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। यहां ध्यान दें, अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास में मुख्य बात उनको अन्य जातियों के समकक्ष लाना है। इसके लिए प्रोत्साहन पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, लगातार सूक्ष्म सूक्ष्म योजना, अनुचित जातियों के अध्यापकों की नियुक्ति, अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में स्कूल, बालवाड़ियों, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना आदि उपायों को किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को अन्य जातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राथमिकता देने, पाठ्यक्रम व जनजातीय भाषाओं में अनुदेशन सामग्री विकसित करने, आवासीय स्कूल खोलने, प्रोत्साहन योजनाएं बनाने जैसे उपाय को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी लोगों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। अपंगों के लिए जिला मुख्यालयों में विशेष स्कूल खोले जाएंगे, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा कि अध्यापक अपंग छात्रों की समस्याओं से निपट सके। सतत शिक्षा के लिए केंद्र स्थापित करके नियोक्ताओं, ट्रेड संघों व संबंधित सरकारी संस्थाओं के द्वारा मजदूर शिक्षा के द्वारा रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, जनसंचार माध्यमों के उपयोग के द्वारा दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के एक व्यापक कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। खंड 5 विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। तो पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा यानी कि ECCE को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हर बात को ध्यान से सुनना है तथा इसे यथासंभव एकीकृत बाल सेवा ICDS कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा में दो बातें यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक स्थायित्व। नंबर 2, शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। स्कूल छोड़ जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने की उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो बालक स्कूल छोड़ देते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा। विशिष्ट योग्यता या अभिवृत्ति वाले बालकों के लिए गति निर्धारक स्कूल देश के विभिन्न भागों में खोले जाएंगे। व्यवसायीकरण शिक्षा के व्यवस्थित, योजनाबद्ध और दृढ़ता से लागू कार्यक्रम प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन के लिए आवश्यक हैं। हर पॉइंट पे ध्यान दें, हर लाइन पे ध्यान देंगे सभी। उच्च शिक्षा, वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थाओं के एकीकरण तथा सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने तथा शिक्षा को जनतांत्रिक करने के साधनों के रूप में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली आरंभ की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया जाएगा। डिग्री की विलग्नता, तो डिग्री की विलग्नता या डिग्री का लगाव, तो चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को डिग्री से विलग करने की शुरुआत की जाएगी। विलग्नता उन सेवाओं में की जाएगी जिनके लिए विश्वविद्यालय उपाधि योग्यता की आवश्यकता नहीं है। विलग्नता के साथ साथ राष्ट्रीय परीक्षण सेवा यानी कि NTS जैसी उपयुक्त मशीनरी स्थापित की जाएगी जो स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न रोजगारों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता जानने के लिए परीक्षण करेगी। फिर है ग्रामीण विश्वविद्यालय, तो ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया पैटर्न विकसित किया जाएगा।
गांधी जी की बेसिक शिक्षा की संस्थाओं तथा कार्यक्रमों को सहायता दी जाएगी। खंड 6 तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, तो तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा के पुनर्गठन में 20वीं शताब्दी के अंत तक की अनुमानित परिस्थितियां, विशेषकर अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन व प्रबंध प्रक्रियाओं में होने वाले संभावित परिवर्तन, ज्ञान की तीव्र गति से बढ़ोतरी तथा विज्ञान व तकनीकी की उन्नति को ध्यान में रखना होगा। कंप्यूटर महत्वपूर्ण तथा सर्वत्र उपयोगी साधन बन गए हैं, इसलिए कंप्यूटरों का प्रारंभिक ज्ञान, उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। महिलाओं, आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तथा विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे। खंड 7 में बताया गया है शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन। तो शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया जाएगा। खंड 8 शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक पाठ्यवस्तु से सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा को सार्वभौमिक तथा सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा को सार्वभौमिक तथा सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। पुस्तकों तक सभी वर्गों के छात्रों की पहुंच आसानी से हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने, अध्ययन आदतों को बढ़ाने और रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएंगे। लेखकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। वर्तमान पुस्तकालयों के सुधार तथा नए पुस्तकालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। सूचनाओं के प्रसारण, अध्यापकों के प्रशिक्षण, गुणवत्ता को बढ़ाने, कला तथा संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने, मूल्यों का विकास करने में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। कार्य अनुभव, जिसे सभी स्तरों की शिक्षा में प्रभावी रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। गणित को न केवल एक विषय के रूप में वरन विश्लेषण तथा तर्क से युक्त किसी भी विषय के सहगामी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षा बालकों में जिज्ञासा, सृजनशीलता, वस्तुनिष्ठता जैसी योग्यताओं व मूल्यों को विकसित करें। खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग है और इनको मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। युवकों को शिक्षण संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास के कार्यों में सम्मिलित होने के अवसर एनएसएस, एनसीसी जैसी योजनाओं के द्वारा प्राप्त करना होगा। एनएसएस और एनसीसी जैसी योजनाओं के द्वारा प्राप्त करना होगा। ध्यान दे भाई सभी, ध्यान दे सभी। छात्रों के विकास का मापन करने की वैध एवं विश्वसनीय विधि सुनिश्चित करने और शिक्षण अधिगम में सुधार का साधन बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने होंगे। इसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने, परीक्षा संचालन में सुधार करने, माध्यमिक स्तर से सत्र प्रणाली शुरू करने तथा अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने जैसे उपाय करने होंगे। खंड 9 अध्यापक। खंड 9 में अध्यापक के बारे में है। तो अध्यापकों को रचनात्मक तथा सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने वाली परिस्थितियों के तैयार करने के लिए सरकार व समुदाय को प्रयास करना चाहिए। तो खंड 9 में अध्यापक के बारे में बताया गया है कि अध्यापकों को रचनात्मक एवं सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित और प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को तैयार करने के लिए सरकार व समुदाय को प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है कि अध्यापक चयन विधियों को पुनर्गठित करना चाहिए। अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तें उनके सामाजिक प्रोफेशनल उत्तरदायित्व के अनुरूप को आकर्षित करने योग्य होनी चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तों के प्रयास किए जाएंगे। अध्यापक मूल्यांकन की एक खुली सहभागी तथा समान अंक आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च ग्रेडों में प्रोन्नति के तर्कसंगत अवसर दिए जाने चाहिए। आगे बताया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। और खंड 10 में बताया गया है खंड 10 शिक्षा का प्रबंध। तो शिक्षा की योजना
एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दीर्घकालीन योजना बनाने, विकेंद्रीकरण और शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता की भावना का निर्माण, योजना व प्रबंधन में महिलाओं की सहभागिता, उद्देश्य व मानकों के संबंध में उत्तरदायित्व इस परिवर्तन में निदेशक बिंदु होंगे। शिक्षा की उचित प्रबंध संरचना में अखिल भारतीय सेवा के ढंग पर भारतीय शिक्षा सेवा IES की स्थापना को सम्मिलित करना होगा। जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की बात कही गई है। साथ ही साथ प्रशासन को चुस्त करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ में प्रशासन को चुस्त करने की बात भी कही गई है। आगे बताया गया है कि शिक्षा नियोजकों, प्रशासकों तथा संस्थाओं के प्रधानों के प्रशिक्षण की विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि इनको भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा का व्यापार करने के लिए खोली जाने वाली संस्थाओं की स्थापना करने को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, यानी कि जो शिक्षा का व्यापार करती है ऐसी संस्थाओं को रोकने का प्रयत्न किया जाएगा। खंड 11 में बताया गया संसाधन एवं समीक्षा। तो दान, उपहार, शुल्क आदि की सहायता से संसाधनों को यथासंभव आधिकारिक बढ़ाया जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना से शिक्षा निवेश को एक रूप ढंग से राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक करने को सुनिश्चित किया जाएगा। कितने प्रतिशत से अधिक? 6% से अधिक करने को सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बताया गया कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में समीक्षा की जानी है, यानी कि हर 5 वर्ष के बाद में इसकी समीक्षा की जानी है। क्रियान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाएगा। आगे बताया गया है खंड 12 में भावी स्वरूप। भारतीय शिक्षा का भावी स्वरूप इतना जटिल होगा कि इसे ठीक ठीक आंक पाना संभव नहीं है। मुख्य कार्य शिक्षा प्रणाली के निचले स्तर को सुदृढ़ करना है, जिससे इस शताब्दी के अंत तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा प्रणाली के सबसे ऊपरी स्तर के लोग विश्व के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में सम्मिलित हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक झलक। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एट ए ग्लांस। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व एवं विशेषताएं संक्षेप में निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 के मूल तत्व एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रम देश भर में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा क्रम एक ढांचे पर आधारित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा क्रम के अंतर्गत एक सामान्य कोर के अतिरिक्त परिवर्तनशील विभाग होंगे। सामान्य कोर में राष्ट्रीय तारतम्य में सहायक तत्व, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व आदि सम्मिलित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा। तो बाल रक्षा तथा शिक्षा यानी कि ECCE कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देने के साथ ही इन्हें बाल विकास कार्यक्रमों के साथ में समन्वित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश 14 वर्ष की आयु तक ठहराव और गुणात्मकता में वृद्धि की जाएगी। शारीरिक दंड का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं होगा। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि शारीरिक दंड का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं होगा। विद्यालय समय एवं अवकाश विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार आयोजित होंगे। तो विद्यालय का समय
और विद्यालय का अवकाश विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार आयोजित होंगे। तो ये भी लिखा हुआ है। अब देख लो ध्यान से, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या होना चाहिए स्कूल में क्या नहीं। फिर लिखा पॉइंट नंबर 3 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार कम से कम 2 कमरे, एक बरामदा और 2 शौचालयों के पक्के भवन, 2 शिक्षक जिनमें यथासंभव 1 महिला शिक्षक होगी, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, नक्शे, विज्ञान किट, टाट पट्टी, खेल का मैदान, खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कई बार सवाल आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार क्या क्या रखना है। तो कम से कम 2 कमरे, 1 बरामदा, 2 शौचालय पक्के भवन, 2 शौचालय हो गए और 2 शिक्षक हो गए जिसमें से 1 महिला शिक्षक होगी। ब्लैक बोर्ड अगर संभव है तो 1 महिला होगी। तो ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, नक्शे, विज्ञान किट, टाट पट्टी और खेल का मैदान होना चाहिए स्कूल में, ध्यान रखना। और खेल सामग्री जैसे फुटबॉल, बॉल, जो भी कुछ है खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद लिखा है कि विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक वृहद एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल को छोड़ चुके हैं, निःशुल्क उच्च स्तरीय अधिगम सामग्री, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा इन्हें सम्मत किया जाएगा और इस बात का हर संभव प्रयत्न किया जाएगा कि इसकी गुणवत्ता औपचारिक शिक्षा से किसी भी मायने में कम ना हो, यानी कि जैसी औपचारिक शिक्षा दी जा रही है वैसी ही शिक्षा दी जाए। सन 1990 तक 11 वर्ष के बच्चे को और सन 1995 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान रखना कि 1990 तक 11 वर्ष के बच्चों को और 1995 तक यानी 5 साल बाद 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद बात की गई है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा, यानी कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा के बारे में। तो अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास द्वारा स्वर्ण जन समुदाय के साथ समता उत्पन्न की जाएगी और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे, यानी कि जहाँ जहाँ उनकी प्राथमिकता होगी प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर खोले जाएंगे। आश्रम विद्यालय, आगे बताया गया कि आश्रम विद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था की जाएगी। फिर बताया गया है कि स्त्री शिक्षा, विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा स्त्री अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। समयबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा स्त्री निरक्षरता उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा में पहुंच व निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी। व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा, तो अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा पर गुणात्मकता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, विकलांगों की शिक्षा। तो विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, घोर विकलांगों के लिए जिला स्तर पर छात्रावास और स्वैच्छिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय देश के विभिन्न भागों में प्रतिभावान बच्चों को, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण होंगे, तीव्रतर गति से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा और इन विद्यालयों में नवाचार व प्रयोग की पूर्ण सुविधा उपलब्ध रहेगी। नवाचार और प्रयोग की पूर्ण सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये नवोदय विद्यालय के बारे में है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सन 1990 तक 10%, सन 1995 तक 25% और उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद उच्च शिक्षा व मुक्त विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा और ओपन यूनिवर्सिटी। तो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को विशेषज्ञता की मांग को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में शोध हेतु अधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सन 1985 में स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को संबद्ध किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, प्रौढ़ शिक्षा। निरक्षरता उन्मूलन में छात्रों, अध्यापकों, युवाओं, स्वैच्छिक संगठनों और नियोक्ताओं का सहयोग लिया जाएगा। सघन साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के सामान्य और आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाए जाएंगे।
आगे बताया गया पॉइंट नंबर 11 है उपाधि रोजगार असंबद्धता एवं राष्ट्रीय परीक्षण सेवा। तो इसमें बताया गया है कि चयनित क्षेत्रों में उपाधि को रोजगार से असंबद्ध किया जाएगा। चयनित क्षेत्रों में जो सिलेक्टेड क्षेत्र होंगे उनमें उपाधि को रोजगार से असंबद्ध किया जाएगा और राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसी उपयुक्त प्रणाली वांछित चरणों में स्थापित कर दी जाएगी, जो स्वैच्छिक रूप में परीक्षण संचालित करके विशिष्ट व्यवसायों के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता निर्धारित करेगी। आगे बताया गया है ग्रामीण विश्वविद्यालय। तो ग्रामीण अंचलों में के रूपांतरण के लिए महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया पैटर्न विकसित एवं एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 कंप्यूटर साक्षरता। तो कंप्यूटरों की सर्वव्यापक यंत्र के रूप में मान्यता और महत्व की दृष्टि से इसके बारे में प्राप्त ज्ञान और प्रशिक्षण व्यवसायों की शिक्षा का आवश्यक अंग होगा। कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम में विद्यालय स्तर से ही व्यापक स्तर पर चलाए जाएंगे। तो कंप्यूटर साक्षरता के बारे में बात कही गई है कि कंप्यूटर साक्षरता कंप्यूटरों की सर्वव्यापक यंत्र के रूप में मान्यता और महत्व की दृष्टि से इसके बारे में प्राप्त ज्ञान एवं प्रशिक्षण व्यवसायों की शिक्षा का आवश्यक अंग होगा। कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर व्यापक स्तर पर चलाए जाएंगे। इसके बाद बताया गया है तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा। तो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा संस्थाओं को आधुनिकतम अधिगम सुविधाओं पुस्तकालय और कंप्यूटर से सुसज्जित किया जाएगा। आगे बताया है मूल्यों की शिक्षा। सार्वभौमिक प्रकृति के मूल्य की शिक्षा जो व्यक्तियों की समानता एवं एकता पर बल देकर अंधकार, धर्मांधता, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवादिता के उन्मूलन में सहायक होगी, उस पर बल दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 16 में क्या बताया गया? पॉइंट नंबर 16 में बताया गया कि शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी की सहायता हेतु उपयोगी सूचना प्रसारण, शिक्षण प्रशिक्षण, गुणात्मक वृद्धि, कला संस्कृति के प्रति जागरूकता, वांछित मूल्यों के विकास, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्रों के लाभार्थ ली जाएगी। पॉइंट नंबर 17 गणित व विज्ञान शिक्षण। तो गणित शिक्षण को अधिक तकनीकी उपकरणों के रूप में के अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे कि वे अध्येताओं की समस्याओं के समाधान, निर्णय क्षमता और मानव के स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, जीवन के अन्य पक्षों के संबंध के बारे में योग्यता उत्पन्न कर सकें। पॉइंट नंबर 18 पुस्तकों की गुणवत्ता। तो पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहन, लेखकों के हितों की रक्षा के उपाय, सभी शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर में सुधार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 19 खेलकूद, शारीरिक शिक्षा एवं समाज सेवा। तो खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को अधिगम प्रक्रिया का अंग माना गया है। इसके विकास के लिए यथा समय प्रयत्न किए जाएंगे। क्रीड़ा स्थल, उपकरण, शिक्षक छात्रावास, प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन, देसी व परंपरागत खेलों का विकास, योग शिक्षा आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए एनएसएस, एनसीसी में से किसी एक में भाग लेना आवश्यक होगा। या तो वो एनएसएस में भाग लेगा या फिर एनसीसी में भाग लेगा, तो किसी एक में भाग लेना आवश्यक होगा। पॉइंट नंबर 20 परीक्षा प्रणाली। तो रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करके निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाएगा। अंकों के स्थान पर ग्रेड और माध्यमिक स्तर से ही क्रमिक रूप से सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जाएगा। आगे बताया शिक्षक के बारे में। तो शिक्षकों की चयन विधि को योग्यता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिक वांछनीयता की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आचार संहिता निर्मित की जाएगी और अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बताया अध्यापकों की शिक्षा। तो अध्यापक शिक्षा के नए कार्यक्रम सतत शिक्षा नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित विशेषताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर बल देंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। फिर बताया शिक्षा का विकेंद्रीकरण। तो शिक्षा का विकेंद्रीकरण करके शैक्षिक संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना विकसित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पैटर्न पर राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएंगे
उच्च माध्यमिक शिक्षा तक की व्यवस्था हेतु जिला बोर्ड गठित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 24, भारतीय शिक्षा सेवा, तो शिक्षा को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने व उचित प्रबंध ढांचे के विकास के लिए भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित की जाएगी। पॉइंट नंबर 25, शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था, तो शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था सन 1986 की शिक्षा नीति में संस्तुति राष्ट्रीय आय का 6%, राष्ट्रीय आय का 6%, इस शब्द को ध्यान रखेंगे, तो संस्तुत व्यवस्था में अग्रणी रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में गैर सरकारी और स्वैच्छिक प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पर कि गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 26, क्रियान्वयन एवं समीक्षा, क्रियान्वयन एवं समीक्षा, तो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं आयामों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अवश्य की जाएगी। कितने वर्ष के बाद में? 5 वर्ष के बाद में। थोड़े थोड़े समय अंतरालों में भी कार्यान्वयन प्रगति एवं विकास झुकाव को पता लगाने के लिए इसके आकलन किए जाएंगे। अतः नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों, और इस नई शिक्षा नीति का प्रयास था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का संशोधन करना और नई दिशा प्रदान करना। इसलिए हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए वरदान है। इस वीडियो को आप सब 1 या 2 बार देखें, तो 1 या 2 बार देखने से आपको ये पूरा जो भी है कंटेंट इसमें वो सब समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी, और हर लाइन को बहुत ध्यान से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।